उसमें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टास्क, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, एनालिसिस मॉडलिंग अप्रोच, डेटा मॉडलिंग, फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। देखिए मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर रहा हूँ। सर सिस्टम डिजाइन में डिजाइन कंसेप्ट, डिजाइन मॉडल, डेटा डिजाइन, आर्किटेक्चरल डिजाइन, इंटरफेस डिजाइन एंड कंपोनेंट लेवल डिजाइन। पहला यूनिट नंबर 1 में क्या क्या टॉपिक था जो नहीं हुआ है? यूनिट नंबर 1 का पहला जो है पैराग्राफ आप पढ़िए। डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, प्रोसेस मॉडल्स, डेफिनेशन, waterfall model, incremental process model, RAD model, evolutionary process models, prototyping spiral model, concurrent development model, specialized process models, component based development model, formal methods model. ये सारे नोट्स तैयार कर लिए आपने? Yes sir. चलिए यूनिट नंबर 2 की बात कीजिए। अब इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिसको आपको समझ में नहीं आ रही है? सर इसके अभी आधे ही नोट्स बनाए हैं। नहीं, नोट्स तो आप ठीक है आप बाद में बना लेना। मेरे को पहले समझ में आ रही है या नहीं आ रही है पहले? आ रहा है सर। चलो ठीक है ना, यूनिट नंबर 2 पे आइए। यूनिट नंबर 2 पे आइए। सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट concepts, software process and project metrics, software project estimation, project planning, software scope and resources, software project estimation, decomposition techniques, empirical estimation model, COCOMO model, software equation, project scheduling and tracking. उस केस में मैंने जो बात किया था दो चीजें, उसमें पर्ट और सीपीएम की बात किया था। पर्ट और सीपीएम की बात किया था, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट, यस सर, कोई भी प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि एक सेमेस्टर की, तो 6 महीने की सेमेस्टर होती है, तो 6 महीने के अंदर ही हमें सेमेस्टर को पढ़ाना भी है और एग्जामिनेशन भी लेना है, ऐसा है या नहीं है? यस हाँ। यस सर, और आपको भी 6 महीने में ही एक सेमेस्टर कंप्लीट करना है, ऐसा है या नहीं है? ये 6 महीने में 3 साल में कंप्लीट करना है? यस सर। 6 महीने का कोर्स 3 साल में कंप्लीट करना चाह रहे हैं आप, या 6 महीने का मतलब 6 महीने? हेलो, 6 महीने का मतलब 6 महीने, या 6 महीने का मतलब 3 साल? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, नहीं आ रही है? अरे आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है। मैं थोड़ा सा जो है आपको क्लियर कट जो है मैं फिर से रिकैप कर रहा हूँ जितने सारे क्लासेस डिस्कशन हुए, ठीक है। यस सर। सबसे पहली बात ये है कि जो अपने क्लासेस का शेड्यूल हुआ था, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट क्लास जो डिस्कस किया था उसमें ये बात किया था कि ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर क्या है, ऐसा ही बोला था क्या? हाँ, ये चैप्टर था ना पहला। यस सर। और इसमें हमने बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या है, क्या प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंस क्या है, कॉस्ट क्या है, फीचर क्या है, सॉफ्टवेयर का डिटेरेशन क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, सॉफ्टवेयर की न्यू कैटेगरीज क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिफिनेशन क्या है, क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फैक्टर्स है, एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ गुड सॉफ्टवेयर क्या होता है, लेयर टेक्नोलॉजी क्या होती है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है, 5 एक्टिविटी ऑफ जेनरिक प्रोसेस होती है, अम्ब्रेला एक्टिविटी किसको कहते हैं, प्रोसेस कैसे मॉडल को अडॉप्ट करते हैं, क्या एसेंस ऑफ प्रैक्टिस की बात करते हैं, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कैसे करते हैं, कैसे हम सॉल्यूशन निकालते हैं, कैरी आउट द प्लान करते हैं,
रिजल्ट को कैसे एग्जामिन करते हैं, और जो है कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जिस प्रिंसिपल को हुकर ने बताया है किस तरह से प्रिंसिपल हम देते हैं सॉफ्टवेयर में, जो 1996 में डिवेल हुआ था। कुछ मिथ भी है सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, और कैसे हम लोग आगे काम करें। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया था कि इंसुलिन पंप कंट्रोल सिस्टम कैसे क्रिएट होता है, उसका कैसे लेक्चर बनता है, और कैसे जो है हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर के बाद कैसे फ्लो अप होती है। फिर मैंने एक और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, जो पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में भी बात किया था। ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था, ठीक है, ओके। यस सर, यस सर, उसके बाद हम लोगों ने दूसरा जो टॉपिक डिस्कस किया था, वो दूसरा टॉपिक ये डिस्कस किया था कि हमारा सॉफ्टवेयर जो मॉडल्स हैं, वो सॉफ्टवेयर मॉडल्स किस तरह से आगे एक्सपेंड करता है इन द केस ऑफ प्रोसेस, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस का हु, व्हाई, व्हाट्स, जो मॉडल्स है वो क्या है, डिफिनेशन क्या है सॉफ्टवेयर प्रोसेस का जेनरिक प्रोसेस मॉडल्स क्या होते हैं, जेनरिक प्रोसेस मॉडल कैसे करते हैं, प्रोसेस का फ्लो कैसे होता है, चाहे वो लीनियर हो, चाहे इटरेटिव हो, चाहे रिलेशनरी हो, चाहे पैरेलल प्रोसेस फ्लो हो, ठीक है। उसके बाद जो हमने प्रोसेस फ्लो की बात किया था, आइडेंटिफाइंग द टास्क की बात किया थी कि कैसे हम काम को कंप्लीट करें, एग्जांपल कैसे निकालें, डेटा को, रिक्वायरमेंट को कैसे, ठीक है, रिक्वायरमेंट को इनिशिएट करें। इनिशिएट करने का जो प्लान था ये था कि सिंपल स्टेप बात ये कि मेक अ लिस्ट ऑफ स्टेकहोल्डर, फाइल आउट स्टैंड, रिक्वायरमेंट, प्रायोरिटीज और नॉट एरिया ऑफ अनसर्टेनिटीज। उसके बाद हम कैसे रिक्वायरमेंट को एनालाइज करें, रिक्वायरमेंट्स को पैटर्न को कैसे जस्टिफाई करें, प्रोसेस असेसमेंट कैसे करते हैं, उसका इंप्रूवमेंट क्या है, न्यू मैकेनिज्म क्या है, आईएसओ क्या है, स्पाइस क्या है, सीएमएम क्या है, सीएमएमआई क्या है। उसके बाद प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल्स की बात किया। फिर मैंने बात किया थी वाटरफॉल मॉडल्स में क्या विसंगतियां हैं, जिसमें ये सारी चीजें आप देख रहे हो स्क्रीन पे, आपको दिख रही होगी, दिख रही है क्या प्रॉब्लम? यस सर, ये प्रॉब्लम्स हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरे मॉडल्स आए गए हैं, दूसरे मॉडल्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद जो है हम लोग इंक्रीमेंट मॉडल की बात किया, फिर इंक्रीमेंट मॉडल को एक्सटेंशन किया, फिर स्पाइरल मॉडल की बात किया, फिर प्रोटोटाइप मॉडल्स की बात किया। उसके बाद जो है हमने बात किया स्पाइरल मॉडल्स की। उसके बाद जो है स्पाइरल मॉडल का स्पेसिफिक मॉडल्स के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद जो है एवोल्यूशनरी प्रोसेस का कंसर्न के बारे में, फिर कॉन्करेंट मॉडल की बात किया कि कैसे काम करते हैं। फिर जो है अगर और भी मॉडल की बात, मैंने कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट, फॉर्मल मेथड, एब्स्ट्रैक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यूनिफाइड प्रोसेस की बात किया। फिर मैंने यूनिफाइड मॉडल के बात किया, जिसमें हमने फेजेस के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने बात किया कि फेजेस जो है कैसे काम करता है। फिर हमने जो पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस के बारे में बात किया, जो बस सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बात किया इसलिए कि आप लोग समझ लें कि ये सारी चीज भी हैं ऑन प्रोसेस, ठीक है। यस सर, उसके बाद मैंने बताया कि आज जो है 2020 चल रहा है, तो हम 2020 में कौन कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं उसके बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद हमने जब बात किया तो एक और मॉडल्स की बात अपन लोगों ने किया कि देखिए कि एजाइल जो नया अपडेटेड मॉडल्स हैं, उस मॉडल्स को अगर हम सही ढंग से समझें तो एक मॉडल्स और भी हैं, दैट इज कॉल्ड द एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। क्या, कौन सा मॉडल? एजाइल सॉफ्टवेयर मॉडल सर, एजाइल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। एजाइल का मतलब क्या बताया था मैंने, कुछ बोला था क्या मैंने? एजाइल का मतलब कुछ बोला था क्या मैंने, या नहीं बोला था? एजाइल का मतलब सीधा सा मतलब यह है कि इजी टू अपडेट हो, ठीक है, इजी टू अपडेट हो। और ऐसा नहीं है कि जैसे अभी मैंने आपको कहा कि अगर हम एंड्रॉइड की बात करते हैं तो एंड्रॉइड तब एंड्रॉइड है जब उसमें एजाइल मेथड है। सबसे बड़ी बात यह है कि एंड्रॉइड, ये इसमें क्या है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए नया सॉफ्टवेयर खरीदना नहीं पड़ता, पड़ता है क्या? नो सर, नो सर, तो अगर ऐसा होता तो फिर आपको जो है पूरे सिस्टम को अपडेट करना पड़ता था, जिसमें प्रॉब्लम थी। तो ये जो केसेस है इसमें बालक की इंटरसल प्रोसेस है, तो एजाइल के बारे में डिस्कस किया। फिर मैंने बताया था कि एजिलिटी क्या होती है, एजिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, किस स्टेप इंपॉर्टेंट है, एजिलिटी का कॉस्ट ऑफ चेंज क्या होता है, एजिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ चेंज का क्या रिलेशन है, एजाइल प्रोसेस क्या होता है,
एजाइल प्रिंसिपल क्या होती है, एजिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, उसमें ह्यूमन फैक्टर का क्या रोल है। एजाइल प्रोसेस में एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात किया था, दैट इज एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, दैट इज आल्सो इट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के बारे में बात किया था, फिर एक्सट्रीम में बाद में एक्सपी डिबेट के बारे में बात किया था, एएसडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की बात है जो आज की डेट में चल रहा है, ठीक है। यस सर। फिर वो काम कैसे करता है उसके बारे में हमने बात किया, एडेप्टिव प्रोसेस मॉडल्स के बारे में मैंने और भी केसेस बताए, डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड के बारे में बात किया। फिर एक और मॉडल जो आज की डेट में सभी लोग यूज करते हैं, जैसे स्क्रैम मॉडल, आज के डेट में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मैक्सिमम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और मॉडल जो है अपडेट हुआ था 2015 के आसपास, जो है ये मॉडल आई थी। ये मॉडल जो है कॉकवेन एंड हैंसेम से किया था, जो क्रिस्टल मॉडल कहते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। उसके बाद जो है फीचर ड्राइव एंड डेवलपमेंट, जो आज के डेट में अपन लोग काम कर रहे हैं, इस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम खत्म हुआ। उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा कि एक और मॉडल जो है जो समझना है नेक्स्ट फेज में। मैंने आपसे बात किया था कि प्रिंसिपल और गाइडिंग प्रैक्टिस क्या है, ऐसा ही कहा था ना। प्रिंसिपल और गाइडिंग प्रोसेस क्या है कि जब हम सॉफ्टवेयर बनाने बैठे हैं तो सॉफ्टवेयर बनाने की किस ढंग से बात करें, क्या क्या प्रिंसिपल, क्या क्या प्रॉस एंड कॉन्स देखने, कौन कौन सा चीज हमें कंसीडर करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है और कैसे करना है, क्यों करना है, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस किया था। क्या प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल को लेके हम लोग आगे बढ़ें, कैसे गाइड करें, किस तरह से प्रोसेस करें, गाइडिंग प्रैक्टिस क्या हो सकती है, प्रिंसिपल गाइडिंग प्रैक्टिस क्या होती है, कम्युनिकेशन पैटर्न क्या हो सकता है, उसका प्रिंसिपल क्या हो सकता है, प्लानिंग प्रिंसिपल क्या होता है, मॉडलिंग प्रिंसिपल क्या होता है, रिक्वायरमेंट मॉडलिंग प्रिंसिपल क्या होता है, डिजाइनिंग मॉडल का प्रिंसिपल क्या होता है। ऐसा ही बोला था ना मैंने, हाँ? यस सर। उसके बाद एजाइल मॉडलिंग प्रिंसिपल के बारे में बात किया था, कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल की बात बोल रहा है, कंस्ट्रक्शन में सॉफ्टवेयर डिजाइन डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, प्रिपरेशन प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, कोडिंग कैसे हम लिखेंगे उसके लिए हमें क्या प्रिंसिपल अडॉप्ट करनी चाहिए, इसके बारे में बात किया था। कैसे हम जो प्रोग्राम किए हैं उसको हम वैलिडेट करेंगे कि जो काम हम कर रहे हैं, जो काम हमने किया वो सही है, ठीक है। फिर टेस्टिंग प्रिंसिपल के बारे में बात किया था। फिर डिप्लॉयमेंट प्रिंसिपल, जो सॉफ्टवेयर को है हम किसी क्लाइंट के पास जब डिप्लॉय करते हैं उसके लिए क्या प्रिंसिपल है, ये सारे प्रिंसिपल के बारे में बात किया था। फिर जो है नेक्स्ट जो है हम लोगों ने डिस्कस करने के बाद हमने एक और डिस्कशन किया था कि मॉडलिंग के बारे में बात किया था शायद, है ना, सिस्टम मॉडलिंग के बारे में बात किया था। तो सिस्टम मॉडलिंग के बारे में जब हम बात कर रहे थे, सिस्टम मॉडलिंग के बारे में जब हमने बात किया था तो उसमें ये बताया था कि सिस्टम को कैसे मॉडल बनाएं, कैसे डिजाइन करें, सॉफ्टवेयर को कैसे एक कंसेप्चुअल लेवल से सॉफ्टवेयर को हम इम्प्लीमेंट करें, जिसमें कॉन्टेक्स्ट मॉडल, इंटरेक्शन मॉडल, स्ट्रक्चर, बिहेवियरल और मॉडल ड्राइवन इंजीनियरिंग की बात। इसके बाद इसमें ही हमने यूएमएल के बारे में बात किया था कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज क्या है, कैसे हम लोग कंसेप्ट से इम्प्लीमेंटेशन तक प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं, यूएमएल डायग्राम के कितने टाइप होते हैं इसके बारे में बात किया था, एक्टिविटी डायग्राम क्या होता है, यूज केस डायग्राम क्या होता है, सीक्वेंस डायग्राम क्या होता है, क्लास डायग्राम क्या होता है, स्टेट डायग्राम क्या होता है। फिर मैंने उसका ग्राफिक नोटेशन के बारे में बात किया था, सिस्टम बाउंड्री किसको कहते हैं उसके बारे में बात किया था। ये एक सिस्टम है जो पैसेज मैनेजमेंट सिस्टम, जो हम क्लास 1 में बात की थी, लेक्चर 1 में जो डिस्कस किया था उसके बारे में बात किया था, और उसका ही एग्जांपल लेके मैं फिर आगे बढ़ा हूँ। फिर प्रोसेस की बात है। फिर मैंने बताया कि कैसे हम जो है इन्वेंटरी डिटेंशन करते हैं, कैसे हम लोगों को समझाते हैं कि हम कैसे सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, और ये जो मैकेनिज्म है इसी को हम लोग सिस्टम मॉडलिंग कहते हैं, ठीक है। ये जो यस सर। मैकेनिज्म है इसको सिस्टम मॉडलिंग कहते हैं। उसके बाद जो है वो इंटरेक्शन मॉडल कैसे काम करता है, यूज केस मॉडलिंग कैसे काम करता है, यूज केस के लिए ट्रांसफर यूज केस कैसे हम डेटा करते हैं, इसको एक्शन बोलते हैं, ये एक्टिविटीज बोलते हैं, कैसे ये एक्टर है, ये भी एक्टर है, लेकिन ये काम कर रहा है क्या है, डेटा ट्रांसफर कर रहा है, मतलब दैट इज कॉल्ड एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ट्रांसफर डेटा के लिए जब पीछे वाला डायग्राम आप देखो तो यहाँ दो एंटिटी है, एक तो ये एक्टर है, ये एक्शन है। तो यहाँ एक्टर क्या हुआ, ठीक है, वो क्या कर रहा है, किस तरह का एक्शन कर रहा है, क्या करने रिस्पॉन्स क्या दे रहा है, ये सारी चीज अपने केसेस किया। इसको थोड़ा सा और काम करें तो इसके ये जो बंदा है, इस बंदे का क्या क्या काम है ये दिखा रहा है, ठीक है। यस सर। ग्रामेटिकल डिफरेंस ये मतलब कि ये एक्टर है और ये कि ये काम कर रहा है, इसको हम एक्शन कह रहे थे, ठीक है।
Yes, sir. उसके बाद जो है ना हमने सीक्वेंस डायग्राम के बारे में बात किया कि कैसे हम फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज में काम करते हैं। उसके बाद हमने वाले सीक्वेंस डायग्राम को डेटा ट्रांसफर वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन कैसे करते हैं इसके बारे में बात किया था। फिर स्ट्रक्चर मॉडल की बात किया था, फिर क्लास डायग्राम की बात किया, फिर यूमेल क्लास एंड एसोसिएशन की बात किया था। उसके बाद क्लासेस एसोसिएशन के बाद जो है हमने टेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात किया था। कंसल्टेशन क्लास कैसे हम दिखाई करते हैं, कैसे हम जो इसको लिंक किए थे C++ से, किया था या नहीं किया था। Yes, sir. उसके बाद जो है हमने उसके की पॉइंट फोकस किया। फिर सिस्टम मॉडलिंग को थोड़ा सा और एक्सपेंशन किया था कि जनरलाइजेशन क्या होता है, जनरलाइजेशन कैसी है, उसकी हियरार्की क्या होती है। उसके बाद मैंने हियरार्की जो है डिटेल सेशन फॉर्म में कर दी। क्लास की को कैसे हम क्लास में डिवाइड किए थे। ठीक है, क्लास हो गया Yes, ना, sir. यहाँ से Yes, sir. यहाँ क्लास में हो गया। और क्लास ये जब हो जाएगा तो हम इसको प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में बदल सकते हैं ना कि नहीं, बदल सकते हैं या नहीं। बदल सकते हैं सर। ओके, उसके बाद जो है हमने एग्रीगेशन की बात किया था, फिर बिहेवियर मॉडल की बात किया था, ऑर्डर प्रोसेसिंग की बात की, स्टेट मशीन मॉडल की बात की, स्टेट डायग्राम मेथड्स के लिए एक माइक्रो वेव का एग्जांपल लेके बताया था कि कैसे काम करता है, किस तरह से। फिर मैंने उसके बेसिस का बात किया था। उसके बाद जो है आगे बढ़ते रहे। उसके बाद हमने टाइप ऑफ मॉडल्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया। उसके बाद जो है हमने ईमेल पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है चैप्टर 5 के बाद मैं आज जो है मैं कोशिश कर रहा था कि आप लोग को ये बताऊं कि आर्किटेक्चर डिजाइन कैसे होता है। ठीक है, आर्किटेक्चर बोले Yes. तो क्या, आर्किटेक्चर डिजाइन कैसे होता है इसके बारे में हम बात करना चाह रहे थे। आर्किटेक्चर डिजाइन की बात कर रहे थे क्योंकि अभी तक जो डिस्कशन हुई थी उसमें आप देखो कि आपका जो सिलेबस है पहला जो है वो पहला यूनिट वाला जो सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे, सेकंड यूनिट के क्वेश्चन डिस्कस था, थर्ड में जो है वो डिजाइन से रिलेटेड है। ऐसा ही है ना। Yes, sir. हाँ, डिजाइन का मतलब हम इस तरह के डिजाइन की बात करते हैं। क्या होता है कि जब हम सिस्टम को मॉड्यूल में डिवाइड कर देते हैं ना, सिस्टम को मॉड्यूल में डिवाइड कर देते हैं तो Yes. हमें सारे मॉड्यूल का अलग अलग स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे हम फिनांस मैनेजमेंट की बात करते हैं या लाइब्रेरी मैनेजमेंट की बात करते हैं या स्टूडेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं या फैकल्टी मैनेजमेंट की बात करते हैं या जो है बस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं या ट्रेन नेविगेशन सिस्टम की बात करते हैं, एयरक्राफ्ट, वो सारे जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर कैसा डिजाइन होता है उसके लिए हमें आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं, जिसमें 3 मेथड्स हैं कि हम पैटर्न्स, व्यू, डिसीजन और आर्किटेक्चर क्या होता है उस एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर। तो लास्ट में हमारे पास जो ये एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है इसी पे बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की बात जो आती है उसमें सबसे बड़ी बात है कि the design process for identifying the subsystem, making of a system and the framework for subsystem control and communication is architecture design। तो आर्किटेक्चर डिजाइन क्या है कि जो हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं उस सिस्टम का पूरा सिस्टम और सब सिस्टम सबको हम तैयार करके एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, उसको हम आर्किटेक्चर कहते हैं। कभी आप लोगों ने अपने घर का नक्शा देखा है क्या? हेलो, Yes, sir. कभी आपने अपने क्या बोलते हैं किसी तरह का जो है बिल्डिंग प्लान का नक्शा देखा है क्या? Yes, sir. अच्छा, तो वो जो आर्किटेक्चर है उस आर्किटेक्चर की बात हम कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कि अर्ली स्टेज ऑफ सिस्टम डिजाइन प्रोसेस है ये आर्किटेक्चर का मतलब कि अभी हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करने से पहले ही आर्किटेक्चर डिजाइन के हम करने के जाने हैं कैसे लिंक होगा और किस तरह से पहले स्पेसिफिक होगा, कैसे हम मेजर सिस्टम कंपोनेंट और देयर कम्युनिकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। उसमें एक ट्रैकिंग रोबोट कंट्रोल सिस्टम के बारे में एग्जांपल के रूप में बताया कि एक सिस्टम है और सिस्टम कैसे आर्म कंट्रोल करेगा, ग्रिपर कंट्रोल करेगा, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई सिस्टम करेगा, पैकेजिंग को कैसे सिलेक्ट करेगा, पैकिंग सिस्टम क्या और कैसे कंट्रोल को कंट्रोल करेगा। ये प्रोसेस है, इसको हम लोग आर्किटेक्चर कह रहे हैं। ठीक है, Yes, क्या sir. कह रहे हैं? आर्किटेक्चर कह रहे हैं। और आर्किटेक्चर रोबोट कंट्रोल सिस्टम का है। आर्किटेक्चर का एब्स्ट्रैक्शन हम बोलते हैं कि इसको और थोड़ा सा स्मॉल करता जा रहे हैं, लार्ज करते जा रहे हैं और तब जाके हमारे पास जो है उसके सिस्टम आते हैं। जब हम इसका सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट ये है कि जो लोग सॉफ्टवेयर का बनवाना चाह रहे हैं और जो बना रहे हैं वो
सभी के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाए, ठीक है। Yes, sir. दूसरा प्रॉब्लम जो है उसको सही एनालिसिस कर सके और हम जो है लार्ज स्केल में उसको यूज कर सकें, दैट इज कॉल्ड द आर्किटेक्चर, ठीक है। इसके रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इतना इजी होना चाहिए कि सब लोग को समझ में आ जाए, टेक्निकल वर्ड ज्यादा यूज नहीं करते इसमें, ठीक है। क्योंकि अगर टेक्निकल वर्ड कर दिए तो क्या होगा कि जो आप तो समझ रहे हो, आप टेक्निकल बंदे हो, लेकिन सारे लोग टेक्निकल नहीं होते, ठीक है। Yes, sir. तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें इसको बनाने पड़ते हैं। बॉक्स ऑन लाइन डायग्राम के केसेस में वेरी एक्सपेक्टेडली बात होती है। अगर हम डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एकदम स्मॉल स्टेटमेंट लेते हैं जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाए और पॉइंट को उसी हिसाब से डिजाइन करते हैं। अगर हम बात करते हैं सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक, तो उसके अंदर जो है परफॉर्मेंस होना चाहिए, ठीक है। लोकलाइज क्रिटिकल कर मतलब कि ऐसा नहीं हो कि सिस्टम का कोई इंपॉर्टेंट नहीं हो तो परफॉर्मेंस उसके अंदर होना चाहिए, सिक्योरिटी मैकेनिज्म उसके अंदर होना चाहिए, सेफ्टी मैकेनिज्म उसके अंदर होना चाहिए, अवेलेबिलिटी मैकेनिज्म होनी चाहिए और मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए। ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। Yes, sir. तो अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं तो अगर ये सारी चीज हैं तो हम करें कैसे। एक छोटा सा मोबाइल भी अगर हम परचेज करने जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा अच्छा से चले, ज्यादा केसेस हो, सिक्योरिटी फिगर हो, सेफ्टी हो, अवेलेबिलिटी इतनी हो जाए और मेंटेन भी कर पाए। अगर मेंटेन हार्ड होगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। Yes, sir. तो उस केसेस में हम व्यू के बारे में बात कर रहे थे। फिर हमने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को जो है 4+1 व्यू की बात कर रहे थे। एक तो लॉजिकल व्यू, दूसरा प्रोसेस व्यू, डेवलपमेंट व्यू, फिजिकल व्यू और रिलेटेड केसेस में तो अब सिनेरियो की बात करते हैं। इस पैटर्न को अगर समझें तो एक चीज देखिए कि मॉडल व्यू कंट्रोल में एक डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है, एक एग्जांपल लिखा है, बेसिस व्यू, एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखा है। इस डायग्राम को आप समझिए कि एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है, तीन चीज है, तीन का एक्शन कैसे लिंक है ये आर्किटेक्चर में। लेकिन इसको नेक्स्ट लेवल अगर हम ERD डायग्राम, DFD डायग्राम में बनाते हैं तो लोगों को, या UML डायग्राम बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद जो है हम लेयर आर्किटेक्चर की बात किया। लेयर आर्किटेक्चर में जो है हमारा जो ये 4 सिस्टम है, इस चीज को आप लोग समझिए। एक तो यूजर इंटरफेस जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, यूजर इंटरफेस पे, जहाँ आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेस हो रही है वो थोड़ा सा अलग ही प्रोसेस है। Yes, sir. तो ये सारी चीजें हैं, इस चीज को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपन लोग देते हैं। उसके बाद यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, कोर बिजनेस लॉजिक, एप्लीकेशन फंक्शनलिटी, सिस्टम इंटीग्रिटी एंड सिस्टम सपोर्ट, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस आ जाता है। अब इसको जो है एक आर्किटेक्चर लेवल सिस्टम है, वेब ब्राउजर आया है, उसमें लॉगिन करते हैं, फॉर्म क्वेरी मैनेजर होता है, प्रिंट मैनेजर होता है, उसके अंदर सर्टिफिकेट होता है, लाइब्रेरी होता है, डेटाबेस होता है, ठीक है। Yes, sir. अब अगर हम बात करते थोड़ा सा, अगर आर्किटेक्चर डिजाइन को थोड़ा सा और समझें तो एक रिपोजिटरी आर्किटेक्चर होता है। रिपोजिटरी बोले तो मतलब कॉपी पहले से तैयार करके हम लोग रखते हैं, ठीक है, Yes. जिसका यूज हम लोग नेक्स्ट टाइम में करते हैं, है ना। मतलब कि जब आप फ्रंट वाले से कुछ नहीं होता तो फिर दूसरे लोगों को हम देके आते हैं। सब सिस्टम जो है मस्ट एक्सचेंज डेटा, जिसमें भी डन इनटू द शेयर डेटा हेल्ड ऑफ सेंट्रल डेटाबेस और रिपोजिटरी एंड मे बी एसेट्स ऑल सब सिस्टम में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आर टू बी शेयर, ठीक है। उसके बाद रिपोजिटरी पैटर्न्स है, रिपोजिटरी आर्किटेक्चर फॉर आईडीज, डिजाइनर, ट्रांसलेटर, यूएमएल, कोड जनरल, जावा, पर्सनलाइजेशन, ये सारी चीज अपने पास है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेटा एनवायरनमेंट, ओके। आईडीई जो होता है उस आर्किटेक्चर को भी हम लोग करते हैं, जिसके अंदर आपने आपने कभी ये इसका नाम सुना है क्या, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में कभी सुना क्या किसी से? Yes, sir. Database में मैनेजमेंट में था. क्या था वो, क्या था वो, था क्या? वास्तव में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ये कहता है कि हमारे पास जो सर्वर है उस पे ज्यादा से ज्यादा लोग उसके रिसोर्सेज को यूज करें। यूज करने वाले को क्लाइंट कहते हैं और रिसोर्सेज जो होता है उसको सर्वर कहते हैं, ऐसा है ना? Yes, sir. तो कहने का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 20 सिस्टम है और एक प्रिंटर है, तो बेसिकली ये है प्रिंटर को अगर हम शेयरिंग मोड में डाल देते हैं तो 20 कंप्यूटर पे जो है प्रिंटिंग का कमांड दिया जाएगा, तो प्रिंटर से निकल जाएगा या नहीं निकलेगा? निकल जाएगा ना।
तो शेयरिंग मैकेनिज्म में हम लोगों ने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को यूज किया था। इसके इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में हम क्लाइंट पैटर्न को देखें तो ये जो मैनी है, ये इंटरनेट है, कैटलॉग सर्वर, वीडियो सर्वर, पिक्चर सर्वर, वेब सर्वर, ये सारे इन्फॉर्मेशन उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। Yes. उसके बाद जो है पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर है। फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस दैट इनपुट टू प्रोड्यूस आउटपुट may be referred to as a pipe and filter model. That's the Unix shell में जो बात करते हैं, तो Unix जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, ठीक है। और Yes, अगर sir. हम पाइप फिल्टर आंसर केसेस में देखें तो उस आर्किटेक्चर को समझें, तब हमारे पास जो है ये मॉडल्स आते हैं। अगर हम बात करें एप्लीकेशन टाइप की, तो हमारे पास जो है डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस हैं एग्जांपल पॉइंट पे, जैसे डेटा का उसका मेन काम होता है कि डेटा ड्राइवन एप्लीकेशन दैट प्रोसेस डेटा इन बैचेस, एक साथ जो है हम लोग यूज करते हैं। जैसे आपने कभी डॉस में बैच कमांड का यूज किया है क्या? नहीं ना, No, sir. क्योंकि आप लोग डॉस पे काम ही नहीं किए होंगे। चलो ठीक है, डॉस पे नहीं, अब कहने का मतलब मैं बैच कमांड का एग्जांपल बताता हूँ। आप जो है कंट्रोल दबा के जो है 5-7 जो है विंडो 5-6 फाइल को एक साथ मूव कर सकते हो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन। एक साथ 20 फाइल को सेलेक्ट करके मूव कर सकते हो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन। अरे कर सकते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. तो कर सकते हो मतलब कि जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं, इसको सॉल्व करूं और ये सारे स्टॉप करता हूं और मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फाइल है, दिख रहा है आपको कुछ? हाँ? Yes, sir. Yes, अब sir. अगर हम इसको कंट्रोल ये कर दिए तो ये पूरा फाइल कॉपी हो सकता है ना, Yes, sir. किसी दूसरे फाइल में जा सकता है ना। Yes, तो sir. ये बैच प्रोसेसिंग है, ठीक है। क्या है? Okay, sir. Batch processing. बैच प्रोसेसिंग है कि एक साथ हमने सारे फाइल को मूव किया, दैट इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। फिर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, फिर इवेंट प्रोसेसिंग एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम की बात किया। अगर मैं एप्लीकेशन टाइप का एग्जांपल की बात करूं तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का जो है, आप ई कॉमर्स का नाम सुना है और रिजर्वेशन सिस्टम का नाम सुना है आप लोगों ने। और लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम में कंपाइलर और कमांड इंटरप्रेटर होते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस यूजर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस और रिक्वेस्ट टू अपडेट द डेटाबेस from the user perspective. A transaction is any coherent sequence of operation that satisfy goals. For example, find the times of flight from London to Paris. तो ये आपका बताया कि भाई जब प्लेन का जो टाइम है उसी टाइम में वो जाएगा, तो आप उसके पहले ही आपको पहुंचना पड़ेगा, प्लेन आपके लिए नहीं रुकेगी। हाँ, Yes, sir. ठीक है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का अगर हम एटीएम मशीन को देखें तो वो कैसे काम करता है, ये देख लीजिए। इनपुट में हम लोग कस्टमर आईडी आता है, वैलिडेट कार्ड करते हैं, सेलेक्ट वैलिडेट कार्ड करने, क्वेरी अकाउंट होता है, अपडेट अकाउंट होता है, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद जो है रिटर्न कार्ड कर देते हैं, डिस्पेंस कैश करते हैं और प्रिंट डिटेल चला, यही होता है ना। Yes, sir. उसके बाद जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्किटेक्चर है, जिसमें हम यूजर इंटरफेस रिट्राइवल सिस्टम की बात करते हैं, जो एक लेयर्ड इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर में काम करता है। और आर्किटेक्चर की जो है एसेट मैनेजमेंट सिस्टम में भी ये चीज को हमने डिस्कस किया था। अब बात करते हैं वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुके हैं। Yes, sir. जब सब कुछ ऑनलाइन है तो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसमें सर्वर का रिक्वायर्ड कैसेस होते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम कैसे काम करता है, आर्किटेक्चर ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम किस तरह से काम करते हैं, कंपाइलर कंपोनेंट कैसे काम करता है और पाइप केसेस में काम करता है। तो की पॉइंट ये है कि अगर हम एप्लीकेशन सिस्टम आर्किटेक्चर की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब कोई सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने की बात सोचते हैं तो हमें उसका टूल्स यूज करना, और डिजाइन के लिए सबसे बढ़िया टूल्स जो आज के डेट में है वो है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। क्या है? Unified Modeling Language. UML, जिसमें एक्शन एक्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आगे बात करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ Yes, व्यू sir. से अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर को हम इजीली समझ सकते हैं, और समझने के बाद जो है हम जो है स्ट्रक्चर समझने के बाद ये भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं कि हम सॉफ्टवेयर को किस ढंग से रन करा सकें, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम थोड़ा सा और
एनालाइज करें फैक्ट के, तो आप देखोगे कि जो आर्किटेक्चर है वो आर्किटेक्चर डिजाइन सॉफ्टवेयर बनने से पहले बनेगा या सॉफ्टवेयर बनने के बाद बनेगा? आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर बनने से पहले सर। पहले बनेगा। तो जब पहले बनेगा तो हमें ये बात को डिसाइड करनी पड़ेगी कि हम जो है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है? यस सर। तो उस प्रोसेस में जो हमारा मॉडल्स हैं, आर्किटेक्चर लेवल मॉडल, डिजाइन मॉडल्स, वो सब हम लोग पहले स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर हम इस चीज को डिजाइन कर लेते हैं तो हमारे पास काफी समय हो जाता है लोगों को समझाने के लिए कि हम सॉफ्टवेयर कैसा बनाने जा रहे हैं, और हमें भी रिव्यू करने के लिए समय मिल जाता है, ऐसा है ना? यस सर। अगर हमें रिव्यू करने के लिए समय मिल जाता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, हम नेक्स्ट फेज में इसको कर लेंगे, ठीक है? इस यस केसेस में जो है नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए कि डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, क्या प्रोसेस होता है, यूएमएल कैसे करें, डिजाइन पैटर्न क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन इशू क्या होगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? यस सर। तो ये स्ट्रक्चर को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट जो है कल जो क्लास है उसमें हम इसी की बात करेंगे, ठीक है? ओके सर। तो अभी तक जितने सारे चीज हैं उसको नोट्स तैयार कर लो और मेरे को समझा दो कि ये सारे चीज हो गए हैं, तो नेक्स्ट लेवल जो है हम लोग आगे बढ़े। बाकी कल मैं ये डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस की बात करूंगा, ओके? ओके सर। सर आप ये पीडीएफ सेंड कर सकते हो क्या नोट्स की? पहले तो सबसे पहले आप नोट्स बनाओ, देखो मेरी बात समझो, है ना? मैं इसको नहीं भेज सर, ये स्क्रीनशॉट से ना सीक्वेंस में नहीं रहते, इसलिए नोट्स नहीं बन पाते ना। नहीं, देखो नोट्स बनाने के लिए आपको टेक्स्ट से लिखना पड़ेगा, समझे मेरी बात? अच्छा। यस सर। होता है स्क्रीनशॉट से आपके दिमाग में स्क्रीन बनना चाहिए, एक्सप्रेसिव होना है ना आपको। क्या होना है? यस सर। क्या होना है? एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव। प्रेजेंटेशन, क्योंकि एग्जाम में आपको एक्सप्रेसिव होना है। अभी क्या होना है? एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव डिजाइन, मतलब स्क्रीनशॉट से एक्सप्रेसिव हो जाओगे? नो सर। हाँ, अगर स्क्रीनशॉट मैं इसके सारे दे दूंगा, वो इशू नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात है कि अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं होगे तो एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। नॉलेज होना और नॉलेज को एक्सप्रेस करना दोनों अलग अलग चीजें होते हैं, ठीक है? मैं जब स्टूडेंट था ना तो हमें सारी चीज लिखने की आदत थी, समझ रहे हो? यस सर। और जब मैं प्रोफेसर हो गया तो हमें सब जो है समझाने की आदत हो गई। अब हमको लिखने के लिए बोलोगे तो हो सकता है मैं नहीं लिख पाऊँ। यस सर। ऐसा नहीं है कि हमें नॉलेज नहीं, नॉलेज है, लेकिन मैं नहीं लिख पाऊंगा जैसा आप लिख सकते हो। यस सर। तो ये भी एक इश्यूज हैं, इस इशू को आप ध्यान रखिए। लेकिन अभी जो खासकर एग्जाम पास करने के लिए आपको ये पॉइंट को समझना पड़ेगा कि हमें एक्सप्रेसिव होना है, ठीक है? ओके सर। तो यस सर। एक्सप्रेसिव के लिए इसीलिए मैं आप लोग को कह रहा हूँ कि नोट्स बना लीजिए, ठीक है? नोट्स बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। ओके, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू।